Let me yeah. तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए, सभी ने ट्राई किया जितना उनको समझ आया और आप सबने ट्राई किया है बेटा। कुछ काफी खामियां दिख रही है मेरे को, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक तो बेटा आप अपना नाम ही नहीं लिख रहे ऊपर। आप सबने मेरे को पर्सनल मैसेज जो किया है, पर जब आप टेस्ट देते हो सबसे पहले अपना नाम लिखते हो ना, तो नाम जरूर लिखा करो। ये बात है। दूसरी जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं सबने, जैसे आपको कराया गया इंट्रोडक्शन, फिर आपको कराया गया बॉडी पैराग्राफ 1 2, है ना? अरे भाई ये थोड़ा लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं मैं। ये जग जाहिर है कि जब आपने स्टार्ट किया है तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और जब आपने बॉडी पैराग्राफ, जब आपने पहला पैराग्राफ लिया है तो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है, फिर 2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। और स्पेसिफिकली हेडिंग ये देना बॉडी पैराग्राफ 2, ये तो बहुत गलत लगता है बेटा। ठीक है, तो ये हरकतें नहीं करनी अगली बार से। दूसरी बात, जब मैं चेक कर रहा हूं तो मैंने आपको बोला था कि इंट्रोडक्शन की जो हेलो राम कुमार, सोनिया, आकांक्षा, रवीना, पल्लवी, तो ये सारी चीजें आपने गलतियां नहीं करनी। और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन की जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी 50 to 70 वर्ड्स। आपने तो पूरे ऐसे में कहीं इंट्रोडक्शन का तो नामो निशान ही नहीं दिया उसके बाद में। या तो आइदर यू डिडंट गेट द पॉइंट, और या फिर आपने उसको दो 250 से 300 वर्ड में बना दिया प्रॉपर इंट्रोडक्शन को। कोई स्पेसिफिकली आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो दैट लुक्स ऑड ऑन योर ऐसे। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, जो मैंने अभी तक 2-3 पेपर ही चेक किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। टाइम नहीं लगा बेटा मेरे को, बट आई एम डूइंग इट। एंड एक शायद 1-2 लड़कियों को मैंने भेजा भी होगा, लड़कों को भी शायद उनका चेक करके पेपर भेजा होगा, शायद किसी को मिला है। आई नॉट श्योर कौन लड़की का नाम क्या था, शायद पल्लवी। योर तुम्हारा चेक हुआ है? एंड आई हैव गिवन हर द नंबर्स एज वेल आउट ऑफ 200। ठीक है। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। ठीक है, चलो जिसका भी हुआ होगा उसको मैंने भेजा होगा शायद, नॉट श्योर, मैंने नाम याद नहीं किया। तो आप नाम जरूर लिख के भेजो यार एटलीस्ट। अगर आपने अभी भी सबमिट किए हैं मेरे को पेपर और आपने नाम नहीं लिखा है तो एटलीस्ट मैसेज में, ओके, ताकि मैं आपको जाके दोबारा चेक करवा सकूं। तो ये हो गया बॉडी पैराग्राफ, ये देने की जरूरत नहीं। और एक कॉमन मिस्टेक थी, आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती है, तो आप मेरे को बोल तो सकते हो ना कि सर रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती है या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग नहीं आती है। किन किन लोगों की प्रॉब्लम है ये, बताइए। कोई बात नहीं बेटा। फर्स्ट थिंग इन करेक्टिंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट यू हैव वन। ओके, तो रिपोर्ट राइटिंग अगर नहीं आती है या आर्गुमेंटेटिव नहीं रखना, आप यू शुड टेल मी एटलीस्ट, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इसका भी मैं लेक्चर लूंगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कैसे लिखना है कैसे गप्पे मारनी है वो मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो मैं इसका भी एक लेक्चर लेता हूँ नेक्स्ट वीक। आई विल ऑन 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 दिस सैटरडे और ट्यूसडे आई विल टेक ए लेक्चर ऑन स्पेसिफिकली रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। ओके, एक लेक्चर होगा, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग का हो चाहे वो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का हो। किस तरह से उसको अच्छे से बना के लिखना है। पेपर 1 का टेस्ट दिस संडे विल यू विल बी हैविंग ए टेस्ट ऑफ 10 to 12। ठीक है जी, 2 घंटे का टेस्ट होगा। देयर विल बी 125 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। वैसे पेपर में 2 मार्क्स का है, लेकिन वी विल टेक 3 मार्क्स क्योंकि हमने नेगेटिव मार्किंग भी रखनी है -1 की। ठीक है, तो ओवरऑल योर पेपर विल बी 375 मार्क्स एंड each question carrying -1 as negative mark। ओके, तो ये मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी आपको जब मैंने जितने भी पेपर चेक किए। और अभी भी आप लोग कोट्स नहीं लिख रहे हो। कोट्स लिखने का ये नहीं कि जैसे मर्जी दिमाग में आया कोट और मैंने छाप दिया। ठीक है, इट शुड बी रेलेवेंट कोट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कोट, या जैसे आपका ऐसे किस तरह से आगे चलेगा या बहेगा उसके हिसाब से रेलेवेंट कोट्स चाहिए। ठीक है। एक लड़की ने बहुत अच्छा सा लिखा था, मैं उसका शेयर भी करूंगा आपके साथ। उसने जैसे एनिमल क्रूअल्टी पे लिखा था, बहुत अच्छा सा लिखा था, और उसने उसी के हिसाब से आगे ऐसे में पॉइंट्स दिए हैं। यस बेटा बलजीत कौर, पहले टेस्ट नहीं दिया? नो बेटा जी, यार समझा करो। आपके एक दिन में जब भी सीएपीएफ का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, एक ही दिन में। 10 से 12 का जो पेपर होता है संडे को होगा, जब यूपीएससी कंडक्ट कराएगी, तो वो होगा पेपर 1
उसी दिन शाम को 2 से 5 के बीच में एक पेपर होगा आपका जिसका नाम है पेपर 2। ये रिटन ऐसे है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है? तो जो मैं अभी लिंक शुरू कर रहा हूँ दिस संडे को, दैट विल बी 10 टू 12, ठीक है? 10 टू 12 ये होगा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। पेपर 2 भी मैं अभी बना रहा हूँ, सेकंड वाला, वो भी मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये पहले मैं आपका चेक कर लूं एक बार। पेपर 2 भी बना दूंगा बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अभी पेपर 1 किया आपने, बट आई नीड कि भाई मैं पहले इसमें जो क्वेश्चन आया है ना पेपर 2 में, अभी मैंने जो आपको दिया था, जो आपने मेरे को करके पेपर में सॉल्व करके दिया है, वो मैं आपका चेक करके, ठीक है, भेजूं आपको, और देन वी विल डिस्कस कि किस प्रकार से क्या चीजें आ सकती थी और इसमें बीच में, ठीक है? डिस्कस करेंगे, और मैं हर एक ऐसे को थोड़ा-थोड़ा रोज करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक we will definitely be doing report writing, argumentative writing, and uh, one thing more is essay writing। ये चीजें, और एक चीज है जो बहुत बंदों ने कई बार पेपर पूरा नहीं किया है, बट वे भाई साहब जी, आपको जो लास्ट वाले 20 नंबर जो गिफ्ट मैंने दिए थे वो किसी बच्चे ने पूरे नहीं किए। बेटा ग्रामर कभी नहीं छोड़नी है, और चाहे ऐसे आपका आधा छूट जाए तब भी कोई चक्कर नहीं है। एक ऐसे रह भी जाए, या एक आधा ऐसे आधा भी कंप्लीट रह जाए, इनकम्प्लीट रह जाए, नो इश्यूज, बट ये 20 नंबर आपने नहीं छोड़ने। काफी बच्चों ने छोड़े हैं ग्रामर के मार्क्स, और उनको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना? ग्रामर इज इजी, क्या होगा यार, ऐसे को एक सेंटेंस को ठीक करके लिखना है, उसके आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, बताओ। पूरे ऐसे में मैंने कई बच्चों को 2-2, ढाई-ढाई नंबर दिए हैं 20 में से, क्योंकि दे वर डिडंट राइट अप टू द टॉपिक। क्या पूछा गया है? पूछा आपको चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप इसरो के एडवांटेजेस गिनाई जा रहे हो मेरे को। भाई जब पूछा ही नहीं है तो आप क्यों बोलोगे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में, ये क्यों लिखोगे एडवांटेजेस? ठीक है? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैंने बोला था, वो आपको इंट्रोडक्शन में देना है। आप सारे आंसर में इंट्रोडक्शन में ये उसके फायदे गिनाए जा रहे हो, ये काम हो गया, ये काम हो गया। भाई ये तो पता हो गया। चैलेंजेस का मतलब होता है कि आगे जाके न्यू स्पेस एज में, मैंने आपको एक पूरा जब मैंने करवाया था, याद होगा आपको न्यू स्पेस एज वाला, तो मैंने आपको बताया था व्हाई डू वी नीड अ न्यू बॉडी लाइक एनसिल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, याद है? प्राइवेटाइजेशन के लिए है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस है, वो पूछ रहा हूं मैं भाई। आप आंसर कुछ और करी जा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, दीज ऑल आर चैलेंजेस। एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? अगेन दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। कौन सी? अगर आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस करोगे तो देयर विल बी द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर विल हेल्प इसरो। किस प्रकार से इसरो की हेल्प करेगा? भाई इसरो के ऊपर से बर्डन उठा लेगा वो। इसरो को अब पीएसएलवी दोबारा से बनाने के लिए 1 महीने के लिए अपनी मैन पावर डेडिकेट नहीं करनी पड़ेगी। इसरो का मेन मतलब क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है। तो अगर वो पीएसएलवी या जीएसएलवी बनाती रहेगी तो एक्सप्लोरेशन कब करेगी? ठीक है ना? तो इसरो की मैन पावर को फ्री करने के लिए इसरो ने अब इसको महारत हासिल कर लिया। ये ट्रांसफर कर रही है टेक्नोलॉजी टू प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीजें बनाए और कम दामों में बनाए। ठीक है ना? कम दामों में, गवर्नमेंट से भी कम दामों में वो बना सके, ये चीजें ऊपर बेच सकती है। ठीक है ना? तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये चीजें लिखनी है। आप ऐसे के जिसको नहीं समझे हो, ठीक है? इसी प्रकार मैंने एनिमल क्रूअलिटी के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में बारे में बात की थी, है ना? डिस्क्रिमिनेशन शुड बी इज ए नेगेटिव थिंग एंड इट शुड बी फॉट विद नॉन वायलेंट मीन्स। अरे भाई नॉन वायलेंट मीन्स बोला था, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे नॉन वायलेंस पे है। ऐसे इज ऑन डिस्क्रिमिनेशन। एक दो पेपर चेक किए उन्होंने, बच्चों ने नॉन वायलेंस पे ऐसे लिख दिया सारा। अरे भाई नॉन वायलेंस कितना कुछ आ सकता है। मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी बैड थिंग, मैंने कुछ ऐसे कैसे कैसे डाला था, एंड इट शुड बी फॉट विद नॉन वायलेंट मीन्स, नॉन वायलेंस। डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेगेटिव थिंग, डिस्क्रिमिनेशन पे ऐसे है भाई, नॉन वायलेंस पे ऐसे नहीं है, पहली बात। दूसरा बात है जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसके ऊपर तो आपके पास टेक्स्ट ही बहुत है, आपको पता होना चाहिए, आपको पॉलिटी वाले सर ने करवाया भी होगा। Discrimination on the basis of caste, creed, and this it is totally prohibited in our constitution. It is one of the basic fundamental rights. डालो अपनी नॉलेज यहाँ पे लिखो भाई ये क्या चीज होती है, फिर आपके यहाँ पे आर्टिकल शो करो। यस,
गांधी जी ने कोई कितने कोट्स दिए हैं, इतने ज्वाला कोट्स दिए हैं, वहां पे एक कोट से स्टार्ट कर दो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कोई भी शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन द जेंडर आल्सो। कितना ब्रॉड टॉपिक है। आप नॉन वायलेंस पे चले गए हो। अरे नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ना है। पूरे ऐसे में नॉन वायलेंस ही आंसर नहीं है। ऐसे इज जनरल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, बेस्ड अपॉन क्रीड, बेस्ड अपॉन रिलीजन, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन योर जेंडर। ये सारी चीजों पे लिखना, बेस्ड अपॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ये सारी चीजों के ऊपर लिखना है। तो कितना कुछ कुछ एक एक पैराग्राफ बनाते बड़े आराम से हो जाना था आपका पेपर। पर आपने बनाई नॉन वायलेंस पे दिया सारा आंसर। नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ना है हमने धीरे धीरे, कि हाँ जी ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट हमने देखा है कि जब भी कभी किसी की कम्युनिटी के साथ या किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एवरीथिंग शुड बी फॉट विद ए नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है ना, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते थे कि जब ये आंदोलन हुआ था करप्शन के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है ना, तो 2011-12 में तो रामलीला मैदान पे आपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत मीडिया इकट्ठा हुआ था। ये नॉन वायलेंट तरीके का एक बहुत ज्यादा इसका आप एग्जाम्पल दे सकते थे। ठीक है ना, इट इज इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग योर डिसेंट। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि ये गलतियां मत करिए आगे से। ठीक है, जब भी आपने लिखना होगा, कोई बंदा इंट्रोडक्शन नहीं लिखेगा। अगर लिखना है तो कोट लिख के नीचे से ऐसे स्टार्ट करो। ऐसे का इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। 50 से 7 वर्ड से ज्यादा, 70 वर्ड से ज्यादा आपने नहीं लिखने उसमें। और डिफरेंशिएट करो भाई। एक वो पैराग्राफ लिखते हो, फिर एक लाइन छोड़ो भी, बीच में थोड़ा सा ऐसे ठीक करो, और राइटिंग प्रूव करो यार। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है कई बच्चों की। आई विल नॉट टेक द नेम द नेम्स, बट राइटिंग अगर आपकी अच्छी होएगी तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा भाई। समझ तो आना चाहिए जो लिख रहे हो। बहुत अच्छा लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। डन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। बाकी ये हम डिस्कस करते रहेंगे, जो आगे आगे आता रहेगा। आर यू सीइंग द स्लाइड एवरीबॉडी? चलिए, you can join over the YouTube as well. The lecture is going live over there as well. ठीक है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। लेट मी स्टार्ट। यस, चलिए, बढ़िया बढ़िया जी रिपिका जी, बढ़िया। चलिए, तो हमने स्टार्ट करना है अब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन आज हम खत्म करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम वी विल डेफिनेटली बी डूइंग टुमारो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं न्यूट्रिशन से। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की जब हम शुरुआत करते हैं, तो न्यूट्रिशन में बहुत कुछ आता है। न्यूट्रिशन इज सम टोटल ऑफ द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच द बॉडी या फूड इज टेकन इन, it is digested, it is absorbed, it is assimilated and finally it is excreted out। तो ये सारा कुछ होता है। इंजेशन मतलब फूड अंदर लेना। फूड अंदर आप मुंह से लेते हो तो माउथ इज ए इंजेशन ऑर्गन। ठीक है, डाइजेशन आपकी स्टमक में भी होती है, आपकी स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। एब्जॉर्प्शन भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एसिमिलेशन भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। सोफिया आपका नाम ऊपर आ रहा है, तोशिबा ऊपर सोफिया लिखा आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, एंड इजेशन। ठीक है, इजेशन इज एक्सक्रीटेड आउट, डेफिकेशन या आप जो भी एक्सक्रीट करते हो, दैट इज डेफिकेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, वी हैव डन रेस्पिरेशन एज वेल। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिकली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके सोफिया, दैट्स गुड। ओके, तो न्यूट्रिशन में ये सारे प्रोसेस आते हैं। इंजेशन मतलब फूड अंदर लेना, डाइजेशन मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कॉम्प्लेक्स को तोड़ के स्मॉलर सिंपल थिंग्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उनको ऑब्जॉर्ब करना। असिमिलेट करना, बॉडी में असिमिलेट करने का मतलब होता है बॉडी के जब सेल के अंदर वो उस सेल का हिस्सा बन जाता है, टिश्यू का हिस्सा बन जाता है, जो चीज आपने ऑब्जॉर्ब की है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। ये खास करके प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन और फैट्स के लिए।
आपने देखा होगा प्रोटीन जो भी आप खाते हो तो आपकी मसल मास बनना स्टार्ट होता है। तो वी से कि जितना आपने प्रोटीन खाया दैट हैज़ बीन असिमिलेटेड इन योर बॉडी। ओके? ओके, ठीक है, सोफिया दैट्स गुड। इजेशन इजेशन इज़ योर एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी बाहर फेंकती है जो, दैट इज़ योर इजेशन। तो दीज़ ऑल आर द बेटा मैंने इंडिविजुअली सबको भेजूँगा, ठीक है सोनिया जी? सबको इंडिविजुअली चेक होके जा रहे हैं पेपर, मेरे कमेंट्स के साथ में, ठीक है? सारे पेपर मैं देखता हूँ जितने मेरे से चेक होते हैं, बाकी मैम से भी चेक करवाऊँगा मैं, ठीक है ना? तो जितने मेरे से चेक हो रहे हैं वो मैं करूँगा, बाकी जो मैम से चेक होएँगे वो मैम करेंगी, ठीक है? थोड़े से मैं कर रहा हूँ चेक, बाकी मेजॉरिटी विल बी डन विद मैम, ओके? चलिए, इजेशन हो गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यस क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। न्यूट्रिशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ये अभी हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम बेसिकली इसमें डील करेंगे फूड्स में, किन तरह के फूड्स हम खाते हैं, कौन से फूड्स हम खाते हैं, किस प्रकार के फूड्स हम खाते हैं, उनको क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बाय ओरिजिन आपको पता है नॉन वेजिटेरियन होते हैं या लोग वेजिटेरियन होते हैं, ये तो आपको पता है ना? ओरिजिन। अरे सोनिया गिल जी, एक तो पेपर चेक ही किया अभी मैंने, अभी आपको आएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना? जब मैं आपको बोलता होता हूँ ना, प्लीज ध्यान दिया करिए सोफिया जी, सोनिया जी, ओके? तो अभी आएगा, टेस्ट चेक हो रहे हैं भाई, टाइम लगता है 35-40 पेपर को चेक करना, एवेलुएट करना, आपकी गलतियां निकालना और फिर वहां पे लिखना, इट टेक्स टाइम। तो प्लीज बी पेशेंट विद मी। हाथ से चेक करना बड़ा इजी होता है, पेपर सामने हो इजी होता है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे चेक कर रहे होते हो, जब आपने पीडीएफ फाइल में चेक कर रहे हो, तो इट इज बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, तो क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, दैट इज द फूड्स दैट आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, सारे के सारे वीट में आ जाएंगे, मीट आ जाएगा, सारे का सारा फिश आ जाएगी, जो भी आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हो, एग्स खाते हो, दे बेसिकली आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। नो इशू, कोई बात नहीं बेटा सोनिया। चलिए, फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, ठीक है? ये आपको पता है सारे के सारे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप खाते हो, दे आर ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, ठीक है ना? तो एन ओरिजिन के बेसिस पे आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से वी कैन क्लासिफाई इनटू 5 और 6 टाइप्स, ठीक है? लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द 3 मेजर थिंग्स। इसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है? इसी प्रकार से वी कैन डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ इनकी कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, ठीक है? कितने ज्यादा चाहिए, ये तीन जो है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, योर बॉडी रिक्वायर्स इन वेरी लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज्यादा इनका क्वांटिटी चाहिए हर दिन प्रतिदिन, ठीक है ना? तो हम इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो, मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों आपकी बॉडी को चाहिए, जरूर चाहिए, खाने में जरूर चाहिए और प्रतिदिन चाहिए, लेकिन इनकी क्वांटिटी स्मॉल होती है। तो वी कॉल दैट एज, व्हाट वी कॉल दैट एज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाट वी कॉल दैम एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एवरीवन गॉट इट? ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए। चलिए, तो ये विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए, लेकिन जरूरी होते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं इनका फंक्शन क्या है? जो आप खाना खाते हो उनका कोई फंक्शन भी तो होता है ना? तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, आप जिम जाते हो, नो नो दैट वी विल डिस्कस सारा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, वी विल डिस्कस अभी। सभी प्रोटीन बाहर से नहीं लिए जाते, कुछ जो है वो आपकी बॉडी खुद भी बनाती है। मैं बात करूंगा कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, दैट इज अमाइनो एसिड से बनते हैं, और कुछ उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ उसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हम बात करेंगे, ठीक है? गुड क्वेश्चन। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, दैट इज बेसिकली योर आपके ये वाले, ठीक है? आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो आपको बोलते हैं आप प्रोटीन खाओ जी साहब, है ना? तब आपके डोले बनेंगे, तब आपकी बॉडी बनेगी, तब आपकी शेप बनेगी। तो ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, दे आर क्लासिफिकली, दे आर ऑफ
एनिमल ओरिजिन, ठीक है ना, मोस्टली। लेकिन देयर आर आल्सो प्रोडक्ट्स दैट ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट कंट्रीब्यूट टू बॉडी बिल्डिंग। कौन कौन से होते हैं बताइए? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर मेजोरिटेरली प्रोटीन फूड्स, ठीक है ना, प्रोटीन फूड्स। तो प्रोटीन जो है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? आपको पता है, मीट से मिलता है, मिल्क से, पोल्ट्री से, फिश से, एग से, पल्सेस से। पल्सेस इज ए प्लांट फूड, यू नो, जो आप दालें खाते हो, ठीक है ना। तो दाल बेसिकली इज ए प्लांट फूड, ठीक है। और कौन सी होती है क्लासिकली? जो आप सोयाबीन खाते हो, that is also classically, सोया पनीर खाते हो, सोया चाप खाते हो, they all are basically your plant foods that gives you, या सीरियल्स, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक और भी बोला था, न्यूट्री, यस, न्यूट्री बहुत बढ़िया। न्यूट्री भी सोयाबीन से ही एक तरह से बनती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यस, उनसे भी आपको प्रोटीन मिल सकता है, बट दे आर वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है। डन, चले आगे। तो इसी प्रकार से एनर्जी जो है, वो जो सीरियल्स किसी ने बोला था, दे बेटा दे आर एनर्जी फूड्स, ठीक है ना। जो आप आटा खाते हो, और सीरियल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन्स, या ये आप जो खाते हो वो बात कर रहे हैं, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, ये वाली चीजें, ठीक है ना। दीज ऑल आर, यस, वेरी गुड। कर्ड इज आल्सो अ थिंग विच वी कैन यूज फॉर प्रोटीन, बट उसमें प्रोटीन कम होता है। सूचल, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है बेटा। डन डन डन। एनर्जी फूड, एनर्जी गिविंग हो गया, जैसे शुगर होगी, फैट्स होगी, ऑयल्स हो गए, जो सीरियल्स होते हैं आपके, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स। मेजोरिटी एनर्जी गिविंग फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नंबर एक जगह पे होते हैं, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो यू ऑलवेज गो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड चॉइस होती है आपकी फैट्स, यस। डन। दीज ऑल आर एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स, ओके। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं आपके? दीज ऑल आर द थिंग्स बेसिकली दैट हेल्प इन योर इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। दे आर विटामिन एंड मिनरल्स। एक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी चाहिए होते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। E. coli, yes, that helps in vitamin K synthesis, but बहुत सारी और विटामिन की assimilation में और absorption में बहुत हेल्प करता है ये बेटा। यस, दे आर प्रोटेक्टिव। सोफिया जी बिल्कुल प्रोटेक्टिव होते हैं। तभी आपको बोला जाता है कि भाई आपने बेतुकी और बे मेडिसिन नहीं खानी, अपने ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको नहीं खानी होती है। जैसे आपको अगर जुकाम होता है तो जरूरी नहीं आपने एंटीबायोटिक खानी ही खानी है, ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक खाते हो तो वो आपका गट बैक्टीरिया, जिसको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उसको भी ये मार देती हैं, और उसके कारण बहुत सारे विटामिन की एब्जॉर्प्शन पे आपका नहीं हो पाती आपकी बॉडी में। चलिए, तो आगे चलते हैं हम। और इसके हिसाब से भी हमने अपनी डिवाइड किया था, ये देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी मूव ऑन टू, यस, बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वाई? क्योंकि बेटा हम जब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ लगेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड। कहाँ वर्ड पढ़ा आपने, सुना होगा न्यूक्लिक एसिड? कोई चीज याद आती हो न्यूक्लिक एसिड का नाम सुनते? बड़ा कॉमन है। बताइए, कभी सुना है न्यूक्लिक एसिड किसी के नाम है? नो, सुमन नहीं। प्रोटीन प्रोडक्टिव नहीं, प्रोटीन आर बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स। यस दीक्षा, बहुत बढ़िया। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना डीएनए के नाम में, ठीक है। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, फुल फॉर्म पढ़ा है इनकी? क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, द स्टोरेज हाउस ऑफ योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज योर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है ना। उसी तरह राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी का छोटा भाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, यस।
तो ये न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। बायो बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स में होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ने याद रखो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। बायो लिविंग में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब लार्ज, मॉलिक्यूल्स मतलब आपको पता ही है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इफ यू डोंट अप्रिशिएट व्हाट इज डीएनए, या व्हाट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, या व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड पर सी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए एज क्या कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए लाइगेसेस। ये आगे जाके हम जेनेटिक्स के बाद में ना एक प्रॉपर आता है बायोलॉजी का चैप्टर आता है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजों को अभी पढ़ना है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स भी पढ़े होंगे आप, पता है फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा था हमने। कहाँ पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स? यस 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 रिबिका। वेयर डिड वी लर्न अबाउट फॉस्फोलिपिड्स? कहाँ पे पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स? नो, दैट इज नॉट सेल वॉल। बहुत क्लोज हो आप सुमन। Phospholipids. Where did we? Yes, very good, सुमनप्रीत कौर जी, बहुत बढ़िया। We did phospholipids जब मैंने आपको करवाया था सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या सेल मेम्ब्रेन के बारे में करवाया था, उसमें मैंने बोला था देयर इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे आप सैंडविच लेते हो, ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे होता है, बीच में फिलिंग डालते हो आप। ठीक है ना, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर करा था। सॉरी, उसमें हमने पढ़ा था ये डबल सैंडविच मॉडल पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो तब मैंने आपको बताया था ये किससे बनती है, मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से। तो यू शुड नो व्हाट इज, यहाँ पे भी देखो मैंने कहीं फैट्स नहीं लिखा। अब आप पूछ सकते हो सर वेयर इज फैट्स, तो फैट्स लिपिड्स का ही नेम होता है बेटा। लिपिड्स बहुत बड़ी है, उसकी क्लासिफिकेशन में फैट्स आती है। ठीक है, लिपिड बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, उसकी छोटी सी क्लासिफिकेशन में फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस टुडे। ओके, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना, आगे हम कुछ जाके वर्ड पढ़ेंगे जैसे कि पॉलीमर, पॉलीमर। ठीक है, ठीक है, इसके आगे फर्दर टाइप पढ़ेंगे होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर का हमेशा याद रखना, पॉलीमर होता है एक जैसे बहुत सारे जो होते हैं लिंकेजेस से बनना। जैसे ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस आपका बनाता है डाइसैकराइड, कोई भी डाइसैकराइड बनाता है। आई थिंक दिस इज सुक्रोज। ठीक है ना, डाइसैकराइड सुक्रोज। तो ये एक यूनिट होता है, हमेशा याद रखना, एक यूनिट होता है। ये मोनोसैकराइड है, दो मोनोसैकराइड मिलके डाइसैकराइड बनाएंगे, तीन मिलके ट्राइसैकराइड बनाएंगे, इसी तरह 5 7 9 10 मिलके पॉलीसैकराइड बनाएंगे। ठीक है ना, पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकराइड का मतलब बेसिक यूनिट क्या है, ये दीज आर सैकराइड्स। ठीक है ना, तो पॉलीसैकराइड्स बहुत सारे सुक्राइड्स मिलके आपका पॉलीसैकराइड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमेशा याद रखना ये छोटे छोटे यूनिट होंगे। जब छोटे छोटे यूनिट मिलके, आपने मोती देखा, मोती? ठीक है ना, ये माला देखी होगी मोतियों वाली। तो सोचो ये एक मोती है। ठीक है ना, ये माले में पिरोए गए हैं, जितने ज्यादा मोती मिल जाएंगे वो माला उतनी बड़ी लंबी होती रहेगी। ठीक है ना, तो व्हाट इज द पॉलीमर? पॉलीमर हेयर इज, ये सारी की सारी जो माला है ये वाली, दिस इज नोन एज पॉलीमर। व्हाट इज इट इज नोन एज? यस, बीड्स, पॉलीमर। ए बीड ऑफ पॉलीमर्स, ए बीड ऑफ पर्ल्स, ऐसा नहीं बोलते आप, है ना, लॉन्ग चेन। यस, तो आपने माला देखी होगी, एक के साथ एक ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। तो ये पूरी की पूरी माला क्या बनती है, हम बोलेंगे ये पॉलीमर बनता है। ठीक है ना, ओके।
पॉलीमर बनता है, ठीक है। और एक एक यूनिट जो है ये क्या है, एक एक मोती जो है उसमें जो बीच में पड़ता है, हमेशा याद रखना, वो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो मोनोमर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी, मोनोमर, पॉलीमर, मोनोमर, ठीक है। मोनो का मतलब हमेशा जहां पे मोनो आ जाएगा एक, डाई आ जाएगा दो, ठीक है, डाई आ जाएगा दो, पॉली आ जाएगा बहुत सारे, ट्राई आ जाएगा तीन, ठीक है। ये याद रखना, ट्राई तीन, पॉली दो, और व्हाट इज दैट, डाई टू, ठीक है। टेट्रा फोर, पेंटोस फाइव, पेंटोस हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपको आएगा भी, पेंटोस, पेंटोस इज फाइव, पेंट फाइव, हेक्सोस इज सिक्स, सिक्स, डन एवरीवन। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेप्टा भी आ जाते हैं, ऑक्टा भी आ जाते हैं, ठीक है ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दिस यू शुड नो मोटा मोटा सा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे, हेप्टा या सेप्टा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में एक मोती के दाने थे, देवर मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। ये समय लग गया, डन। चलिए, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके बना देते हैं पॉलीमर। अब ये मोनोमर्स है, ये एक प्रकार के भी हो सकते हैं जिसको आप होमो पॉलीमर बोलोगे, ठीक है, होमो पॉलीमर। ये विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं जिसको आप हेट्रोपॉलीमर बोलो, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। होमो सेम, अगर मैं एक माला बनाई है ग्लूकोज की, तो आई विल से इसमें पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, डन। अगर मैंने एक माला बनाई सिर्फ फ्रक्टोज की, तो वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये होमोपॉलीमर है, क्या मतलब, होमो मतलब सेम, एक ही प्रजाति के इसमें मोनोमर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। उसी प्रकार जब हम मैं हेट्रो का मतलब बोलता हूं, हेट्रोसेक्सुअल या हेट्रोपॉलीगॉन, हेट्रो, ये हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हमेशा डिफरेंट। तो अगर मैं सोचो कि एक बार ग्लूकोज डाल दिया, एक बार फ्रक्टोज डाल दिया, तो ये क्या है, हेट्रो पॉलीमर, हमेशा याद रखना, ठीक है। ग्लूकोज डाल दिया, फ्रक्टोज डाल दिया, एक तरह और कोई डाल दिया, ऐसे करके, तो ये डिफरेंट हो रहे हैं, तो वी विल कॉल दैट एज हेट्रोपॉलीमर। व्हाट वी कॉल दैट एज हेट्रोपॉलीमर। एवरीवन गॉट दिस? या हेट्रोमर्स मतलब डिफरेंट। इतना समय लग चुका सबको, ये समझना बहुत जरूरी है। इफ यू से तो आई विल रिपीट इट, रिपीट करूं कि ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं वैसे मैंने बोली अभी तक, ठीक है ना। तो एक माला की ही एक्सप्लेन किया, मोनोमर को एक्सप्लेन किया, पॉलीमर को एक्सप्लेन किया, ठीक है जी, नो डाउट, कोई बात नहीं विक्टर, आई विल रिपीट। देखो, आपने माला देखी होगी, उसमें जो बीड्स पड़ती हैं, जो पर्ल्स पड़ती हैं, जो बीच में माला के बीच में वो जो होते हैं गोल गोल से, वो सोचो एक तरह की मोनोमर है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल मर, सिंगल का मतलब जो सिंगल यूनिट से बनता है। अब माला तो अब तब बोलते हो ना जब आपकी 108 बन जाते हैं, या आपका बोलते हो सपोज कई बार 100 की भी होती है माला, आपने पता होगा, ठीक है ना, पढ़ा आपने, देखा होगा माला, ठीक है ना। तो वो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, दीज ऑल आर रिपीटिंग यूनिट, हर एक जैसे होते हैं ना, ये तो आपको पता है ना, एक जैसे ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। तो अगर वो एक जैसे मोनोमर हैं, एक ही क्वांटिटी से बने हैं सपोज, ठीक है ना, तो दैट वी विल कॉल्ड एज होमोपॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर, दिस इज पूरी बीड को या पूरी माला को हम बोलेंगे पॉलीमर। इट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे जो दाने, दैट इज योर मोनोमर्स। अब मोनोमर्स अगर एक ही तरह के हैं, सपोज सारे चिट्टे मोती हैं, तो दे वी विल कॉल एज होमोपॉलीमर। लेकिन कई बार मैंने रंग बिरंगे डाल दिए मोती बीच में, ठीक है, एक काला है, एक सफेद है, एक एक और रंग का है, ब्लू रंग का है, एक रेड रंग का है, तो हम एक तरह के पॉलीमर की बात नहीं ना कर रहे, क्योंकि उसमें एक तरह के पॉलीमर नहीं, डिफरेंट कलर के पॉलीमर्स है, वी विल कॉल दैट एज हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, देन वी विल कॉल दैट एज हेट्रोपॉलीमर। एवरीवन गॉट दिस नाउ? ठीक है, चलिए, चलिए गुड, आगे चलते हैं फिर हम। इसी प्रकार हम तीन चीजें आज पढ़ेंगे, तीन नहीं चार चीजें पढ़ेंगे,
ठीक है, ये देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फैट्स जिसको आप लिपिड्स बोलोगे, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सारे चारों के चारों, दे ऑल आर, हमेशा याद रखना, दे ऑल आर पॉलीमर्स, दे ऑल आर पॉलीमर्स, दे ऑल आर, क्या है ये सारे के सारे, एक मिनट, सारे के सारे पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, याद रखना, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं पॉलीमर्स। हम इसको केमिस्ट्री, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट क्योंकि ये बायो केमिस्ट्री का हिस्सा है तभी मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम, कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटे छोटे मोनोमर्स में बनते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स में, इनके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं, इनका छोटा यूनिट क्या होता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें तो ये हम इसको बोलते हैं सैकराइड्स, ठीक है, क्या होते हैं सैकराइड्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया आपका, ठीक है ना। अब ये सैकराइड्स अगर एक है तो मोनोसैकराइड, अगर दो हैं तो डाइसैकराइड, अगर थ्री हैं तो ट्राई, तीन दो से ज्यादा हैं जितने भी आते हैं तो पॉलीसैकराइड्स। लग गया समझ, कोई डिफरेंट आया? तो व्हाट इज द मोनोमर हियर, मोनोमर हियर इज सैकराइड। एवरीवन गॉट इट? चलो गुड है सारा गुड, ठीक है, गुड। तो हम इसको आगे और पढ़ते हैं, आगे जाके क्लासेस में, आगे जो मैं करवाऊंगा। इसी तरह लिपिड्स की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। लिपिड्स बेसिकली आपके फैटी एसिड से बनते हैं, याद रखना, फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे आज। मोनोमर होते हैं प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ओके। इसमें भी इसको इकट्ठे को बोलते हैं ग्लिसराइड्स, क्या बोलते हैं ग्लिसराइड्स, इसके आगे भी पढ़ेंगे हम ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स, इसका मोनोमर है ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स अगर एक है तो मोनोग्लिसराइड, दो है तो डाइग्लिसराइड, तीन है तो ट्राइग्लिसराइड। आपको याद होगा आपके डॉक्टर, जब आपने कभी भी आपने मदर का या फादर का या अपना भी कभी ब्लड टेस्ट कराया हो, सीबीसी कराया हो, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और आपने लिवर की प्रोफाइल कराई हो, तो डॉक्टर आपका ये जरूर चेक करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। कभी चेक किया आपने? गुड। तो ट्राइग्लिसराइड्स जब मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, ठीक है, इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन बहुत नाम सुना होगा आपने, प्रोटीन भी एक पॉली पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि इसमें होते हैं पेप्टाइड्स, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है ना, यस, पेप्टाइड लिंकेजेस, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। वी विल टेल वो कौन से होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज ए मोनोमर हेयर? पेप्टाइड, ठीक है, मोनोमर हेयर इज पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड जो है वो आगे जाके अमाइनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? इनके बीड का क्या नाम है? अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इकट्ठे जब मिल जाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड का नाम होता है प्रोटीन, ठीक है ना। लग गई समझ? प्रोटीन इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज ए पेप्टाइड? जब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ जाता है, या दूसरा तीसरे के साथ जुड़ जाता है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ जाता है, इस प्रकार से दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो एक यूनिट का क्या नाम है? सर वो टीएलसी क्या होता है? वो टीएलसी कुछ और होता है भाई, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट इज योर डब्ल्यूबीसी काउंट, ओके। नो नो नो, सुमन सुमन, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। एडिनोसाइन या साइटोसाइन, अच्छा अच्छा, आप वो बात करो, बेसिस की बात करो, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है सुमन, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ये भी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब अगर मैं पॉलीमर में बोल रहा हूँ, पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब इसका मोनोमर क्या है, दिस इज द मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं कितने सारे, तो क्या बना देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डन। अब ये न्यूक्लिक एसिड मोनोमर जो होते हैं वो आगे कैसे, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आगे डिवाइडेड होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं वो, ये हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आज, बस इससे जाना है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के लिए आपको चाहिए शुगर, जो आपको यहां से मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, जैसे कि राइबोलोज शुगर या डीऑक्सी राइबोस इज ए शुगर, ठीक है ना। और दूसरी बात होती है जैसे पेंटोज शुगर, यस बिल्कुल सही बात है। और हम और बात करेंगे, इसमें लिंकेजेस होते हैं, ठीक है, और एक बेस होते हैं, ये हम बात करेंगे आज, ठीक है। मोटा मोटा समझ लग रहा है व्यक्ति, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, प्रोटीन खाते हो, लिपिड्स खाते हो, न्यूक्लिक एसिड खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, वो बहुत सारे क्या है, पॉलीमर, बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। व्हाट आर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये छोटे छोटे जो मैंने अगर सैकराइड्स की बात कर दी है, यहाँ पे लिख लेने दो, अगर सैकराइड्स की बात की है, या अगर मैंने पेप्टाइड की बात की है, या अगर मैंने ग्लिसराइड्स की बात की है, या अगर मैंने न्यूक्लियोटाइड की बात की है, ये क्या है, मोनोमर है, समझ के। और ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लग गई समझ। माइक्रो मतलब छोटे, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको पता है। डन। मैक्रो और मॉलिक्यूल, बहुत सारा जब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएगा, वो जुड़ के क्या बना देगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। डन। एवरीवन गॉट दिस, इट्स सिंपल थिंग। यस, गुड गुड गुड। चलो चलो पढ़े बढ़िया, फिर हम अभी स्टार्ट करें आगे। लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। जो आज हमने स्टार्ट करना है, क्या थे ये, जायंट पॉलीमर, समझ लग गए। जायंट मतलब, जायंट का मतलब बहुत बड़े, लार्ज पॉलीमर्स, ठीक है ना। माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको समझ आ दिए, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वी हैव डन। आगे चलते हैं, मोनोमर्स बता दिए, ठीक है ना। सिंगल यूनिट्स, जो सिंगल यूनिट होते हैं, जो अगर आप माला का एक हिस्सा देखो, एक मोती को देखो, तो दैट आर मोनोमर्स, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन देखना है एक बार। ये तो मैंने आपको कराया था, याद है। करवाया था क्वेश्चन। फर्स्ट देखो, अमंग द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, द लास्ट रिजॉर्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोटीन, ये तो पता है ना। याद है जब मैंने आपको एग्जांपल भी थी कि जब भी आप आमरण अनशन तक बैठते हो, सबसे पहले आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट जला देती है। जब कार्बोहाइड्रेट जल जाते हैं तो उसके बाद फैट्स पे आ जाता है। फैट्स जब जल जाते हैं तो आप सुकड़े हो जाते हो एकदम से। फिर प्रोटीन जलना शुरू करता है, फिर आपकी मांसपेशियों से, आपके हड्डियों से वो सारी की सारा प्रोटीन निकाल देता है। तो दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। चले आगे। उसके बाद आता है अमंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, द हाईएस्ट कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ऑफ फैट्स, ये भी करवाया था, याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फैट गालते हो तो एनर्जी बहुत निकलती है। देखो एक फैट को गालते हो तो एनर्जी कितनी निकल रही है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी पैदा करते हैं 1 ग्राम गलने पे। 1 ग्राम के जलन से वो इतनी एनर्जी पैदा करते हैं, लेकिन जो फैट है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है आपको। चलिए आगे। तो लेट अस स्टार्ट विद नॉट प्रोटीन्स, लेट मी स्टार्ट विद, ये क्या हो गया, ये है यहाँ से, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें CHO ग्रुप लगा हो। डन। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड में आगे,
प्रोटीन्स, आगे अमाइनो एसिड में, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारे क्या आते हैं? दे ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। व्हिच मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। व्हाट आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? लाइक सोडियम आयोडाइड, ठीक है, जो CHO ग्रुप में नहीं आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, जो गैसेस होती है आपकी, वाटर होता है, दे ऑल कम अंडर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। They all under inorganic molecules. Done? चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स हमने एक तरह से और भी डिवाइड किए थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। डन? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो सारे के सारे पॉलीमर हैं। जो पॉलीमर है, दे आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, शुगर होगी, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है ना? दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसको क्लासिफाई करने के लिए हमने एक यूनिट देखा हुआ है, डेल्टन्स। यहाँ पे लिखा होगा, देखो, डेल्टन्स, ठीक है। डेल्टन्स एक मॉलिक्यूल का साइज बताता है, हमें याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर तो आपका साइज है 18 से 800 डेल्टन के बीच में, ठीक है, तो दैट वी विल क्लासिफाई एज माइक्रोमोलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 से 10,000 के बीच में है, तो यू विल क्लासिफाई दैट थिंग एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। डन? ओके, चलिए, तो अब हम करने जा रहे हैं, यस, मेजर कॉम्प्लेक्सेस। प्रोटीन, DNA और RNA, ये किस में आ जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड में। पॉलीसेकेराइड कहां पे आ जाएगा आपका? शुगर में, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स में। डन? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की बात अब हम अभी भी कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात हम अभी भी कर रहे हैं। दीज आर द 4 मेजर बायो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, यस, बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से कौन जोड़ता है? पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। हम बात करेंगे पेप्टाइड क्या होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल। तो प्रोटीन आप इस प्रकार से समझो कि घर बना रहे हो आप, तो घर बनाने के लिए आपको चार दीवारी करनी पड़ेगी। चार दीवारी के लिए जो सीमेंट लगेगा, जो सरिया लगेगा, जो ईंटें लगेंगी, जो रेता लगेगी, जो बजरी लगेगी, all that thing is basically nothing else but your proteins. ओके, तो प्रोटीन्स आपको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देती है। आपके हड्डियां, दैट इज प्रोटीन। आपकी मांसपेशियां, दैट इज प्रोटीन। आपके जो हड्डियां के बीच में जो होता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेजन, दैट इज योर प्रोटीन। जब आपको चोट लगती है उसके बाद आपके सिक्कर बनता है, दैट इज योर प्रोटीन, ठीक है ना? नेल्स इज बेसिकली योर, नेल बेड इज योर प्रोटीन, बट नेल जो बाहर निकालते हो, दैट इज योर डेड नेल्स। ओके, ओके, डन। तो लिपिड्स, यू ऑल नो, लिपिड्स जो आपके होते हैं, दे आर योर फैट्स बेसिकली, बट बहुत तरह के पड़ेंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है लिपिड, उसकी बहुत छोटी क्लासिफिकेशन होती है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फैट इज इक्वल टू लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाएंगे, लिपिड्स में आपको कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, ठीक है। बट वो थोड़ा थोड़ा, हेलो, हेलो, बेटा, आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। तो लिपिड्स बहुत बड़ी एक क्लासिफिकेशन है, उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल भी आता है, उसमें आपके फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं, उसपे आपके लिपोप्रोटीन्स भी आते हैं, उसमें आपके फैट्स एंड ऑयल्स भी आते हैं, वैक्सेस भी आती हैं, ठीक है। तो लिपिड बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। इसकी छोटा यूनिट क्या है या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, मैंने बताया था ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या करते हैं ये? क्या बेसिकली काम क्या है इनका? स्टोरेज करना एनर्जी की, याद रखना, टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। तो अगर आप खाना 2 दिन नहीं खाते हो, 4 दिन नहीं खाते हो, तो मरने ही जाते हो।
आपकी बॉडी क्या कर देती है, रीड आउट कर देती है, एनर्जी कहाँ से लेनी शुरू कर देती है, आपके लिपिड से। लिपिड को तोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है ना? लिपिड कहाँ स्टोर होते हैं? जो आपका बॉडी फैट होता है, ठीक है ना? तो फैट इज वन ऑफ द प्राइम सोर्सेज फॉर एनर्जी स्टोरेज। दैट इज व्हाई योर बॉडी जो है वो स्टोर करती है फैट को, नहीं तो उसको जरूरत नहीं है इतनी फैट को स्टोर करने की। बट फैट को स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि अगले टाइम तक आपका यूजेज आ जाए, जब आपको इमरजेंसी हो, ठीक है? पॉलीसेकेराइड, या जिसको इसके पॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉली का मतलब समझ लग गया, सेकेराइड का मतलब समझ लग गया। इसका बेसिक यूनिट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है, हमेशा याद करना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट क्विक असेस। क्विक असेस मतलब अगर आपको, आपने पढ़ा था आज, याद है? सर ने शायद आपको कराया भी होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट, है ना? क्रेडिट मनी पॉलिसी कराई होगी सर ने। तो आपको सर ने कराया होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स। तो उसी तरह से समझो इसको, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपको रात को मतलब पैसे चाहिए, पैसे बैंक को पूरे चाहिए, जल्दी चाहिए, रात को क्रेडिट लॉस हो रहा है, तो आप आरबीआई से रातों रात पैसे मांग सकते हो, ठीक है ना? तो किस क्या रेट बोलते हैं उसको हम? बताइए। बैंक रेट, ठीक है? वहां से आप पैसे उठा के यू कैन मीट योर, हाँ, एमएफआई, ठीक है ना? हरमन जी बताइए, एमएफआई क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है ना? तो एमएसएफ होता है वो, ठीक है जी। तो ये जो चीजें होती है आपको उसके साथ कंपेयर, अगर रात को चाहिए आपको पैसा, तो रात को, रातों रात आपको बात चाहिए, यस, इमरजेंसी क्रेडिट, तो दैट इज काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है? तो मोनोसेकेराइड, ठीक है? तो ये हो गया। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे चली चाहिए, तो आप बैंक रेट के हिसाब से पैसा उठाओगे, ठीक है? दैट इज योर लिपिड्स, ठीक है? तो ट्राई टू मेक कनेक्शंस लाइक दिस, ठीक है? ये कनेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्यों? क्योंकि फिर आपको याद आ जाएगा यार, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स में, या पॉलीसेकेराइड और फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में क्या अंतर था बेसिकली, ठीक है? तो एक क्विक, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो गो फॉर दिस पॉलीसेकेराइड। हमेशा याद रखना, जब आपको गर्मी लगती थी रात को या दोपहर को, गर्मियों के टाइम आप साइकिल चला के आते थे स्कूल से, तो आपके मम्मी बोलते थे, बेटा बहुत थक गए हो, अब आप ग्लूकोन डी पी लो। ग्लूकोन डी में क्या होता था? ग्लूकोस होता था। ग्लूकोस क्या है? मोनोसेकेराइड, हमेशा याद रखना, क्विक एनर्जी के लिए, ठीक है ना? आता भी होती थी, ऐड बड़ी आती थी। दैट्स व्हाई। तो ये, इसी को बोलते हैं सुमन जी, इसी को बोलते हैं लेटरल थिंकिंग, ठीक है? यस, लिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीमर्स। हम आज ही बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं सोफिया जी, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? इनके बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड एंड, मतलब बेसिक नीचे से जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज योर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये दो तरीकों से मिलके एक फैट बनती है, ठीक है? ओके, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर लिपिड्स। लिपिड्स को हम पहले कवर करेंगे, देन वी विल डू प्रोटीन, देन वी विल डू पॉलीसैकेराइड्स, या जिसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो, देन वी एंड द एंड वी विल डू न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स। हेट्रोजीनियस हमें लग गया, व्हाट डज हेट्रोजीनियस मीन, ठीक है? तो हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट तरह के ग्रुप से, कंपाउंड से मिलके बनता है। इसमें फैट्स भी आएंगे, ऑयल्स भी आएंगे, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स में कौन सा? कोलेस्टेरॉल, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना कि लिपिड्स बहुत बड़ी टर्म है, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, आपके वैक्स, जो पैराफिन वैक्स है, याद है आपने मोमबत्ती के लिए देखी होगी, उसमें जो मोमबत्ती में जो नीचे गिरती है वैक्स, दैट इज आल्सो योर अ काइंड ऑफ लिपिड। बी वैक्स के बारे में भी सुना होगा, यस, बहुत बढ़िया, मैं अभी बोलने वाला था। सो फिर बी वैक्स के बारे में भी सुना होगा, वो भी क्या है? लिपिड, ठीक है? फैट तो नाम आपने सुना ही है, घर में जो तेल यूज करते हो आप, चाहे वो हम बात करेंगे कि भाई सैचुरेटेड है, चाहे वो अनसैचुरेटेड है, चाहे वो देसी घी है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, तो वो कौन से है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। डन?
ओके, ठीक है। तो इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है सबको पता है। तेल की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, सबको पता है। वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल तो नहीं ना होता। यस, सेरोमन ईयरवैक्स, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, कोई भी लिपिड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में अगर आप क्या कहते हैं डालोगे ना फैट को, तो वो डिसॉल्व हो जाती है, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। डन दिस, यू अंडरस्टूड। वाटर इनसॉल्युबल, सॉल्वेंट में सॉल्युबल, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल हो गया, लाइक ईथर हो गया, लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, उसमें सॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। एक ये चैप्टर ये बना लेना टाइप, ठीक ना। लिपिड्स के तीन प्रकार हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड। सिंपल में आएगा आपका फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस, ठीक है। चाहे इसमें ईयर वैक्स लगा लो, चाहे आप इसमें लगा लो क्या कहते हैं पैराफिन वैक्स डाल दो, चाहे इसमें आप बी ऑयल बी वैक्स डाल दो, तो दीज ऑल आर योर वैक्सेस, ठीक है। सिंपल लिपिड्स में आते हैं। सिंपल मतलब एक तरह के यूनिट ही इसमें ज्यादा पा जाएंगे। सिंपल लिपिड्स में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स। अब मेरे को बताओ, आपको पता होगा जो आप घर में देसी घी बनाते हो, कभी किसी ने उसको प्रोसेस में देखा हो, तो पहले वो मक्खन बनता है, छाछ छूटता है, ठीक है ना। उस मक्खन को आप गर्म करते हो, गर्म करके वो निकालते हो। तो बेसिकली फैट से क्या बन रहा है, ऑयल बन रहा है, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो बाद में देसी घी, घर में निकाला हुआ देसी घी जो होता है आपका, ठीक है ना। याद है, ये वाला पढ़ा होगा सैचुरेटेड ऑयल, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड क्या होता है। अच्छा, सैचुरेटेड ये आगे दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल्स, वो हम बात करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। वैक्सेस और ये हो गया। अच्छा, लिपिड्स की दूसरी क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स। इसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स आएंगे, याद है। एनीबॉडी हर्ड द नेम एलडीएल, एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल? हैव यू एवर हर्ड दीस टर्म्स? सुना होगा आपने, कभी देखा भी होगा। तो वो लिपोप्रोटीन होते हैं, देखो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। कौन सा अच्छे वाला होता है? दिस इज द गुड वन, ये ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी में। दिस इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज योर गुड कोलेस्ट्रॉल। डन। स्टीरॉयड्स, टर्पेंटाइंस, ये डिराइव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इसी से बनते हैं। किससे? कॉम्प्लेक्स और सिंपल को मिला के बनते हैं, इनको डिराइव्ड बोला जाता है। एच एच एल डी, एच डी एल डी है ना, प्रोटीन, एच डी एल बोलते हैं हम इसको। इसमें आते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल और सारे के सारे स्टीरॉयड एस्टर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। डन, मोटा मोटा समय लगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली वही चीज होती है, पर थोड़ा सा एक और ग्रुप आता है, जैसे कि सुनो, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा, इसके यूनिट होते हैं हमेशा। अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी बोला था कि सर इसके यूनिट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी लिपिड के यूनिट होते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये एक कॉमन तरह का फैट है, ठीक है, कॉमन तरह का फैट है, लेकिन ये यूनिट किसका है? लिपिड का है, ठीक है ना। लिपिड इज इक्वल टू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ये बेसिक यूनिट है, फैट का यूनिट है, फैट की डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर मैं इसमें फॉस्फोरस भी डाल देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फॉस्फोर और लिपिड। डन, फॉस्फोर लिपिड, फॉस्फोर लिपिड, एवरीवन गॉट इट, ठीक है। ये बन गया फॉस्फोलिपिड, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। नॉर्मल क्या था? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बट अगर इसमें मैं फॉस्फोरस एडिशन डाल देता हूं, तो क्या बन जाता है? फॉस्फोलिपिड, एवरीवन गॉट इट, ठीक है। इसी तरह लिपोप्रोटीन है, अगर मैं फॉस्फोरस ना डाल के वहां पे एक प्रोटीन यूनिट डाल देता हूं, कोई भी प्रोटीन डाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन को हटा के उसकी जगह शुगर डाल देता हूं या ग्लाइकोजन डाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या डिफिकल्ट है इनको समझना? लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है सारी की सारी, ठीक है ना। कंप्लेक्स क्यों? मतलब बेसिक फॉर्मूला में आप एक चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्लेक्स बन गया।
बेसिक फॉर्मूला इज योर फैटी एसिड्स प्लस योर ग्लिसरॉल। जब इन दोनों में आप एक तीसरी चीज ऐड कर रहे हो, चाहे वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, चाहे वो प्रोटीन है तो लिपोप्रोटीन बन जाएगा, चाहे वो ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं बोली ना? कॉम्प्लेक्स समझ लग गया? एवरीवन गॉट इट? गुड। अगर मैं सिंपल की बात कर रहा हूं तो सिंपल को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। अब वैक्सिस में क्या अंतर है भाई? ये वैक्सिस में कुछ नहीं है, ये एक तरह के सिंपल है। सिंपल मतलब फॉर्मुलाइज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब रेदर देन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की जगह कोई और डाल दूं, मैं कोई और चीज ऐड कर दूं, ठीक है ना, ग्लिसरॉल का भाई बंधु ऐड कर दूं, मोनोग्लिसराइड ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? वैक्स बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला इज एफ प्लस ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल को ही चेंज कर रहे हो तो वैक्स बन जाएगा। अगर इन दोनों को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के साथ एक चीज और ऐड कर रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को ऐड करके डिराइव्ड बनता है। ठीक है, इतना ही याद करो, इससे बहुत ज्यादा आगे घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा इसी को आपने इस तरह से याद करना। लेट मी और इसका आगे लेके जाने दो, फिर हम आपको बताता हूँ। तो बेसिकली फैट इज नथिंग, फैट इज योर मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट दैट इज 90% इज स्टोर्ड। कहाँ पे स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू। याद है हमने टिश्यू पढ़ा था एक, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराई थी एडिपोज टिश्यू, और वहां में मैंने बताया था कि आपकी बॉडी की सारी फैट है, 99% of the fat is stored in a particular kind of tissue that is known as your adipose tissue in the form of which triglycerides। तो अगर मैं आपका टेस्ट कर रहा हूं ब्लड का और मेरे को ब्लड में ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या ये समझूंगा ना कि आप क्या ज्यादा खा रहे हो? फैट्स ज्यादा खा रहे हो। ज्यादा फैट खाने से क्या हो सकता है? आपकी जो नाड़ियां वो नैरो हो सकती हैं, जो नैरो हो सकती हैं। फैट कहाँ जमेगा? जाके खुद जाके देख लेना। कभी आप ना एक अपनी जो शैंक है, शैंक जो आपकी जहां से नीचे जाता है सारे के साथ, उसमें 1 लीटर तेल डाल के ना फेंक देना, यूज किया हुआ तेल फेंक दो, वो ब्लॉक हो जाएंगी, सबको पता है। ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएंगी। उसी प्रकार आपके हृदय में भी ऐसे ही काम है। अगर आपके बॉडी में और ब्लड में ज्यादा खास करके, क्योंकि मैं ब्लड ले रहा हूं ना आपका, तो ब्लड में अगर मेरे को ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा मिलता है तो मैं क्या समझूं? क्या ज्यादा है बॉडी में? फैट्स ज्यादा ज्यादा। ठीक है ना? तो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई जी, घी की मात्रा और किसकी मात्रा कम करो? घी की मात्रा कम करो भाई। अपना 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 जो भी आप ऑयल जो खा रहे हो उसको चेंज करो, उसमें कम करो। ठीक है ना? हाइपरटेंशन हो जाएगा, दिल की बीमारियां लगन हो जाएगी। चिकना कम खाओ। हाँ, तेल तला हुआ कम खाओ, चिकना नहीं, तला हुआ कम खाओ। ठीक है ना? यस, ऑयली फूड कम करो। समझ लो व्हाई अ डॉक्टर सेज कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करो भाई अपने। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने सिंपल लिपिड्स जो पढ़े थे उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एक फैटी एसिड होता है और एक अल्कोहल होता है। अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है ना? अब ये देखो, जब मैं बात कर रहा हूं, ये लॉन्ग चेन होते हैं, मतलब अब ये सबको पता है कि मैं अब बताऊं, अब आई एम नॉट श्योर। डू यू नो व्हाट इज CH4? मीथेन, एवरीबॉडी नोज इट। गुड। हाउ इट इज मीथेन इज फॉर्म्ड? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? डू यू नो कि शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बन वैलेंसी? सबको पता है ना? कोई बच्चा ऐसा, कोई शर्माने की बात नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन इट, एवरीवन नो। एक बच्चा भी जिसको ना पता हो, जो नॉन मेडिकल का ना हो या मेडिकल का ना हो, एवरीवन नोस व्हाट इज वैलेंसी। देख लो। हाँ चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा भी बोला है, हिम्मत आनी चाहिए बेटा बोलने की। कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। दैट इज व्हाट इज ऑल दिस इज ऑल अबाउट, नो बट इट्स ओके। बेटा जब भी हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है ना? एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करवाऊंगा मैं अभी आपको। ये केमिस्ट्री का काम है वैसे। हमेशा याद रखो, जब मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में जो इसका हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर इज 6। तो इसके शेल होते हैं, देखो ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके बाद में शेल होते हैं, बड़े गंदे बन रहे शेल।
ठीक है, इस प्रकार शेल होते हैं, ठीक है ना? जो अंदर वाला शेल है, ये न्यूक्लियस पड़ा है अंदर वाला, जो मैंने डार्क कर दिया है, दैट इज़ न्यूक्लियस। उसके अंदर जो होता है, बाहर होता है, ये शेल्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। लेट मी शो इन रेड कलर। नहीं, नहीं, बेटा मोटा-मोटा ही बताना, ठीक है? ये रेड कलर्स में इसके क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है? ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। हेलो? हाँ जी। के एल एम शेल्स, ठीक है ना? हमेशा याद रखना के एल एम शेल्स। के जो शेल होता है हमेशा अंदर वाला होता है, एल एम ऐसे एन इस तरह से और शेल भी होते हैं। हमेशा एक सेल जो कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है उसकी लिमिट होती है। जो अंदर वाला शेल है वो 2 रख सकता है, 2, 8, 8, 18 ऐसे करके होता है। समझ रहे हो? के वाला शेल 2 रख सकता है, एल वाला शेल 8 रख सकता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है। ठीक है ना? 2, 8, 8, 18, ठीक है? इस प्रकार के और भी पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए इतना समझो। ठीक है? S2 S क्वालिफिकेशन क्या होती है? P ब्लॉक P क्या होती है? D क्या होती है? वी विल डू दिस बट ऑन इन केमिस्ट्री। बट अभी के लिए देखो, तो मैं अगर कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इसके पास 6 हैं, इसमें 2 तो अंदर वाले चले में जाएँगे, ये तो पूरा हो गया। ठीक है ना? 2 अंदर में, मतलब के में सिर्फ 2 बंदे रह सकते हैं, के वाले घर में या के वाले घेरे में सिर्फ 2 बंदे रह सकते हैं। तो बचे 4, वो कहाँ जाएँगे? एल शेल में जाएँगे। अब ये बेचारा अधूरा है, ठीक है ना? किस प्रकार अधूरा है? देखो, 4 ना तो ये देने लायक वो छोड़ा इसको, ना इसको एक्सेप्ट करने लायक छोड़ा, कि 4 एक्सेप्ट कैसे करेगा, ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि ना मैं छोड़ सकता हूँ, ना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि इसको लेने के लिए 4 चाहिए। मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता तो इसमें 8 हो जाते हैं, तो एल वाले शेल में 8 हो गए, तो मतलब इधर बंदे पूरे हो जाएँगे। या ये क्या कर सकता है कि चारों के चारों जो इसके पास ऑलरेडी पड़े हैं, उसको त्याग दे, ठीक है ना? तो नीचे वाले शेल, के वाले शेल में चल जाएँ। जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा याद करो, सारे के सारे सॉरी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी उनका एटॉमिक नंबर हो, ठीक है? उनमें एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि भाई जी हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलें। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? ये मैंने अभी आपको बताई। यानी के शेल में 2 हो सकते हैं, एल शेल में 8 हो सकते हैं, एम शेल में 8 हो सकते हैं, एन शेल में 18 हो सकते हैं। एवरीवन गॉट दिस? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलें। ठीक है? जैसे कि अभी मेरी बात सुनो, अगर आपने कंपाउंड बनाया है NaCl, ठीक है? Na और Cl. What is the atomic number of Na? It is 11. What is the atomic number of chlorine? It is 17. ठीक है? अब मेरे को करके बताओ, Na is इसको Na को कैस किस प्रकार लिख सकते हैं? Na को किस प्रकार का लिख सकते हैं? बताइए। इसी प्रकार अगर तोड़ना पड़े तो किस प्रकार से? सबसे पहले मैं 2 निकालूँगा K के लिए, ठीक है? डन? एवरीवन गॉट दिस? 2, देन अगले में 8 आ जाएँगे, 10 हो गए। लास्ट वाले शेल में कितना आएगा? एम वाले शेल में 1 आएगा, ठीक है ना? इसी प्रकार मेरे को Cl का बना के दिखाओ। Cl को किस प्रकार लिखूँगा मैं? क्लोरीन को 2, 8 एंड 7, ठीक है ना? समय लगी ना? 2, 8 एंड 7, इट्स ईज़ी, ठीक है? क्योंकि इसमें 10 हो जाएँगे और लास्ट वाले में 7 हो जाएँगे। देखो, Na और Cl जब साथ में मिलते हैं, Na क्या करता है? कहता है भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 7 गेन करने से तो रहा, समझ रहे हो? 7 ये गेन कर नहीं सकता। क्लोरीन है, 1 ही गेन कर सकता है और आसानी से ये 1 गेन कर लेगा। एवरीवन गॉट इट? ठीक है? तो Na और Cl जब आता है पास में, तो Na जब छोड़ देता है 1 इलेक्ट्रॉन,
कहता है अभी मैं त्याग देता हूं एक इलेक्ट्रॉन, आप एक्सेप्ट कर लो। तो Cl क्या बन जाएगा? नेगेटिव। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। क्यों बनेगा? इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज पे होता है उसके ऊपर? -1 का चार्ज होता है। जब कोई एटम या कोई एलिमेंट नेगेटिव छोड़ देगा, नेगेटिविटी बाहर निकाल देगा, तो उसके अंदर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव लिख सकता हूं। इसने त्याग दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया क्लोरीन ने, तो क्या बन जाएगा वो? इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो मैं Na और Cl को किस प्रकार लिखूंगा? Na प्लस Cl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है ना? N पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो आपने कॉमन साल्ट देखा है ना, जो आपका साल्ट बनता है, ठीक है ना? लेने वाला कहीं नहीं। बिल्कुल सही बात जी सोफिया जी, बहुत सही बात बोली आपने। Na और Cl मिल गया ना इस प्रकार से। लेकिन जब मैं CH4 की बात कर रहा हूं, ये समझ लग गया? एवरीवन गॉट दिस? बताइए, नॉन मेडिकल वाले बताइए। विक्टर जी बताइए, विक्टर। विक्टर बता, लग गया? बता बेटा समझ? चलो ठीक है। जब मैं CH4 की बात कर रहा हूं, तो C के पास क्या तरीका है? और H का है 1, और ये जो पीछे देख लो एक बार, सॉरी। तो व्हाट आई विल से दैट क्लोरीन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या Na has how many valence electrons? बताइए। वैलेंसी ऑफ Na इज 1, ठीक है ना? ये इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1। क्लोरीन की भी कितनी है? -1, ठीक है ना? एवरीवन गॉट इट? ठीक है। तो जब मैं क्लोरीन की वैलेंसी बोल रहा हूं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। और Na को भी कितना चाहिए? 1 चाहिए। वो 1 त्याग देगा, क्लोरीन 1 एक्सेप्ट कर लेगा। तो आई विल से वैलेंसी ऑफ, वैलेंसी मतलब होता है जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। वैलेंसी कितने हैं इसकी? 1। उसकी कितनी है? 1। 1 एक्सेप्ट करने की तादाद किसकी है? क्लोरीन की। ठीक है जी, डन। हम आगे चलते हैं। यस, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम, जो Na और Cl के बीच में बना है, वी कॉल दैट एज आयोनिक बॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इट इज? आयोनिक बॉन्ड। आयंस बनते हैं इसके, ठीक है? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है? जो कार्बन और हाइड्रोजन की है वैलेंसी 1, ठीक है? और कार्बन की है 4। एवरीवन नोस दिस नाउ, ठीक है? तो अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शो करना चाहूं, तो मैं इस प्रकार शो कर सकता हूं। एक, सॉरी, इसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं। देखो, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन है मेरे पास, लेट मी शो यू। हाइड्रोजन है मेरे पास, अगर मैं 4 हाइड्रोजन लेके आता हूं, 1 2 3 4, ठीक है? हाइड्रोजन को कितने चाहिए? क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक डोनेट कर देगा, छोड़ देगा बिल्कुल ही, तो वो तो जीरो हो जाएगा। जीरो इज नथिंग, ठीक है? हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के चाहिए, एटॉमिक नंबर इज 1, तो हाइड्रोजन को अंदर के चाहिए 2, ठीक है? तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इससे शेयर कर लेगा। किससे? कार्बन से, ठीक है? डन। तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। तो अगर मैं CH4 को शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो इस बॉन्ड्स को बोला जाता है, कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। को का मतलब शेयर करना, वेलेंट को शेयर कर रहे हैं। को मतलब शेयर, वेलेंट मतलब वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। को वेलेंट बॉन्ड्स शेयर कर रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। समझ रहे? तो ये बोलता है, हाइड्रोजन बोलता है, अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन पूरा 1 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पूरा 1 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पूरा 1 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पूरा 1 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन गॉट दिस? डन। हाइड्रोजन तो दो तो आ रहा है हर जगह, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है। लेकिन कार्बन बैलेंस हो रहा है कि नहीं? ये देखो कार्बन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 8 हो गए कार्बन के। तो कार्बन को कितने चाहिए थे? 8 ही तो चाहिए थे बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। एवरीवन गॉट दिस? डन? गुड 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 गुड। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसी प्रकार अगर मैं CH4 की जगह 3 करके OH डाल दूं एक ग्रुप, ठीक है, OH इज नोन एज योर अल्कोहल ग्रुप, हमेशा याद रखना, अल्कोहल। जहां पे किसी के पीछे भी OL लगा होगा ना, किसी भी आपने सुना होगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, रेटिनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, OL लगा ना पीछे। OL का क्या मतलब है भैया जी? उसके पीछे ये वाला ग्रुप लगा है OH। तो ये खुद सोचो, यहाँ पे CH4 और CH3OH में क्या अंतर है? खुद सोचो, खुद सोचो, कोई अंतर नहीं है। एक H को हटा के मैंने OH का बॉन्ड जोड़ दिया उसके साथ, फिनॉल, ठीक है ना। समय लग गया? डन एवरीवन? ठीक है, गुड गुड गुड। तो इट्स इजी, केमिस्ट्री भी इसी तरह इजी हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है केमिस्ट्री को समझना। इट्स इजी, केमिस्ट्री इज सो डैम इजी। तभी मैंने एंड में कराऊंगा, ये थोड़ा सा ही करना, हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना। हमने ये नहीं करना कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना नहीं करना हमने। हमने बस सिर्फ यूजेज बेस्ड करनी है। नहीं तो केमिस्ट्री तो बेटा सालों लग सकते हैं पढ़ने में, ठीक है। चलिए, इथाइल अल्कोहल, यस, इथेनॉल भी बोलते हैं उसको। ये समय लग रहा है? फैटी एसिड्स, समय लगा, ठीक है। ये देखो CH4, समय लग रहा है। और अगर मैं एक और ग्रुप डाल दूं, और ग्रुप भी आता है, जैसे कि जिस प्रकार से कि ये भी हो सकता है, अगर OH डाल दिया, या अगर मैं COOH डाल रहा हूं, ये एक और ग्रुप होता है। OH को हटा के H को हटाया, फिर मैंने COH डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कभी आपने सुना हो? CH3COOH, क्या होता है ये? एसिटिक एसिड नहीं होता है? एसिटिक एसिड सुना है कभी नाम? यस। क्या होता है इसका नाम? समझ लगा ना, एसिटिक एसिड। कोई कॉमन नेम होता है इसका? बताइए, एक मिनट चेक करने दो। इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, विनेगर भी बोला जाता है, याद है विनेगर? यस, गुड गुड गुड, इथेनोइक एसिड या विनेगर, गुड। तो विनेगर को आपने देखा होगा कि किसी सब्जी खटास के लिए डालते हैं, आई थिंक विनेगर को, है ना। खटास के लिए डालते हैं, आप जब भी कोई सब्जी बनाते हो या किसी उसमें डालते हो, कोई डिश बनाते हो, उसमें विनेगर डालना होता है, तो खटास के लिए ये विनेगर डाला जाता है। तो विनेगर इज एसिटिक एसिड, कोई बड़ी बात, लग गई समझ? अगर OH लग गया तो ग्रुप लगेगा अल्कोहल, ठीक है। अगर COOH लगा तो विनेगर, यानी कि इसका नाम क्या है अगर केमिकल नेम देखो तो? एसिटिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम, इट इज नॉट योर IUPAC नेम, इट इज कॉमन नेम। व्हाट इज ओइक एसिड? यस। तो व्हाट इज इट्स IUPAC नेम, या ऑफिशियल नेम क्या है इसका, अगर मैं सही नाम बोलूं तो? यस, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना, जब दो कार्बन होंगे तो इथेनॉल, एक कार्बन होगा तो फॉर्मलॉल, फॉर्मिक एसिड, दो इथेनोइक एसिड, तीन, इसी प्रकार से बनता रहेगा, इथेनॉल, मीथेनॉल। और क्या होता है थर्ड वाला, क्या होता है बताइए? प्रोपेनॉल, बहुत बढ़िया, लग गई समझ? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई जी मीथेनॉल,
तो आपको समझ लग गया, मीथेनॉल मतलब एक कार्बन होगा, ठीक है, चार क्या होंगे उसमें, चार होने चाहिए थे, H4 होना चाहिए था ना, मीथेनॉल, मीथेन, पर H तीन हो जाएंगे और साथ में OH लग जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इथेनोइक एसिड, तो कार्बन कितने होने चाहिए, एक के दो, इथेन दो कार्बन, ठीक है ना, दो कार्बन, दो कार्बन एक तरह इस तरह से भी आ सकते हैं, CH3COOH। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, वन कार्बन, टू कार्बन, तो व्हाट इज दिस, इथेनोइक ओइक एसिड, जहां पे ओइक और साथ में एसिड जुड़ गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। डन। एक प्रकार और भी आ सकता है, हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे भी, CH3 में, CH4 में अगर मैं H को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप में ऐड कर दूं, तो वो कौन सा एसिड बन जाएगा, अमाइंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे वो, अमाइंस। हमेशा याद रखना, ये बाद में जाके बहुत हेल्प करेंगे आपके, ठीक है ना। जहां पे NH2 ग्रुप ऐड हो गया, एक नया डब्बा ऐड हो गया, तो अमाइंस बन जाएंगे। आपने कहां पढ़े हैं अमाइंस, प्यूराइंस एंड पिरिमिडाइंस, याद है, अमाइनो एसिड्स में भी पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली आपको जिस समझ लग रही है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई जी जो लिपिड्स होते हैं, वो दो चीजों से बनते हैं, दो कंपाउंड से बनते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो व्हाट इज ग्लिसरॉल, ओ वाले आ गया, समझ लग गई, तो अल्कोहल ग्रुप लगा होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं फैटी एसिड की बात कर रहा हूं, एसिड, तो कौन सा ग्रुप लगा होगा, ये बताओ, लग गया समझ, COOH। डन, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लिपिड्स की बात करूं, तो मैंने बोला फैटी एसिड्स और अल्कोहल से बनता है, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, एक सिंपल लिपिड बनता है, उसका नाम हमने रखा फैट, ठीक है जी, फैट रखा, ठीक है जी। तो अगर RCOH समझ लग रहा, अगर RCH3 है तो CH3CEOH हो जाएगा, लेकिन हमेशा जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग चेन होते हैं। लॉन्ग चेन मतलब, हमेशा जहां पे लॉन्ग चेन मतलब आ गया, मतलब 10 या 15 से ऊपर ही होगा, 15 कार्बन कम से कम होंगे चाहिए। तो अगर 16 कार्बन है तो उसका नाम मैंने रख दिया पाल्मिटिक एसिड, 20 कार्बन है तो उसका नाम रख दिया मैंने एराकिडोनिक एसिड, समझ रहे हो। ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा कार्बन के साथ लॉन्ग लिंकेज बना हुआ है, ये कहां तक चल रहा है, और एसिड है, एसिड है, सोचो तो लास्ट में ग्रुप कौन सा लगा, COOH। जनरल फॉर्मूला समझ लग गया, ठीक है। आइए देखो, अगर एक पाल्मिटिक एसिड है, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3 CH2 14 COOH, टोटल कितने बने अब, इसको अंदर ले जाओ, C14, ये 15, ये 16, 16 बन गए। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट। एक तरफ उसके CH3 लगा होगा, एक तरफ COOH लगा होगा, बीच में सिंपल CH ही लगा होगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं बहुत बड़ा कार्बन भी बना रहा हूं, लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है, एक, इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल मतलब भाई मीथेन वाला ग्रुप, मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल इज CH3, एक तरफ CH3 लगा होगा, एक तरफ एसिड लगा होगा, एसिड मतलब COOH, बीच में क्या, इसी के रिपीट है, बस CH, चाहे वो 15 लगा लो, चाहे वो 14 लगा लो, चाहे 16 लगा लो, चाहे 18 लगा लो, समझ रहे हो, ये रिपीट हो रहे हैं, CH। तो अगर इसको आप लंबे तरीके से करके बॉन्ड में लिखना होगा, तो ये ऐसा लग रहा है, देखो, ये CH, ये CH, ये CH, ठीक है ना। तो समझ लग गया, सिंगल बॉन्ड होगा, सारे का सारा सिंगल बॉन्ड होगा। डन। ये भी बात करते हैं हम, सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की भी बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान ही रखिए। यस, हाइड्रोकार्बन, CH ही लगे होने, ठीक है जी। तो कोकोनट आपका इसका क्लासिकल एग्जांपल है, कोकोनट ऑयल आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। आपके पास सरसों का तेल आता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस, फॉस्फोलिपिड्स। डन।
Refined oil are a further example of desi ghees are also example of simple lipids. Done? Okay. चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। डन डन डन। ये ग्लिसरॉल समय लग रहा है, यानी कि CH3OH को अगर तीन तीन कार्बन के साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, सोचो, अगर इसके साथ मैं ऐड कर देता हूं फैटी एसिड, कोई भी एसिड, ठीक है ना। फैटी एसिड में मैंने तरफ बोला था ना, COOH एक तरफ होता है और दूसरी तरफ होता है CH हाइड्रोकार्बन का ग्रुप और लास्ट में होता है CH3। ठीक है ना, होता है ना, ये सब को लग गया। ये वाला OH और इधर वाला H, इसका H जब साथ में मिल जाएंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, एक फैटी एसिड जब इधर जाके मिल जाता है तो हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक है ना, मोनोग्लिसराइड। जब यहाँ पे भी एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा, यहां से भी वाटर एक निकल जाएगा तो क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। जब यहां से भी एक निकल जाएगा तो एक फैटी एसिड यहां पे भी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक ट्राइग्लिसराइड। एवरीवन गॉट इट? ये देखो, डन। COOH में OH यहां से और H यहां से चला गया, बाहर निकल गया, तो पाल्मिटिक एसिड बन जाएगा। पाल्मिटिक एसिड मतलब इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मतलब जब दो बॉन्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक फैटी एसिड और एक लिपिड्स, और सॉरी ग्लिसरॉल। ये क्या है, ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। ये क्या है, ये हमारे पास एसिड वाला ग्रुप है। जब ये दोनों साथ में जुड़ेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, एक जुड़ेंगे, जिस चेपी से वो जुड़ते हैं और जो वाटर बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन। ये देखो, एस्टर बॉन्ड लिंकेज, एस्टेरिफाइड। ठीक है जी, डन। अच्छा, जब एक ग्लिसरॉल से, सिर्फ एक मात्र ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जुड़ता है, यानी कि ये देखो, ठीक है, जुड़ गया। ये क्या था, ये सारे का सारा क्या था, ग्लिसरॉल। ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक है, जब एक ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड जुड़ते हैं, ये देखो, एक यहां पे जुड़ गया, एक यहां पे जुड़ गया। R1 मतलब रिपीटिंग चेन्स होती हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इतने बड़े बड़े को मैं इसको R लिख देता हूं, रिपीटिंग चेन्स। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट ही होती है, CH हर बार रिपीट ही होगा और एंड में CH3 चल जाएगा, बस। डन। अच्छा, तो इसको हमें क्या लूंगा, डाइग्लिसराइड। तीनों से जुड़ जाएगा, एक ग्लिसरॉल से तीन फैटी एसिड आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो ट्राइग्लिसराइड। और ये आपका ट्रू फैट होता है। फैट की जब आप चेक करते हो आपकी बॉडी में कितना फैट है, तो वही ट्राइग्लिसराइड्स। डन। चले, आज हम फैट्स खत्म कर लेते हैं, कल हम न्यूट्रिशन भी खत्म करना प्रॉपर अच्छे से। आज मैंने आपको केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा समझा दिया, अच्छी बात है। तो फैटी एसिड्स जो हमने अभी पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर एक तरफ होता है CH ग्रुप, ठीक है ना, रिपीटिंग यूनिट्स का, ऐसे करके, एक तरफ होता है COOH, ठीक है, और एक तरफ होता है CH3। ये तो जरूरी है, किसी भी नॉर्मल फॉर्मूला। चेंज क्या हो सकता है, ये बस, ये चेंज हो सकता है, ये नहीं चेंज हो सकता, ये नहीं चेंज हो सकता। चेंज क्या हो सकता है, CH। अब इसमें 10 कार्बन कर लो, 12 कार्बन कर लो, 15 कार्बन कर लो, 30 कार्बन कर लो, 45 कार्बन कर लो, जितने मर्जी कर लो, ये R यूनिट चेंज होता है। ठीक है, डन। अब क्या है, फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। डन। अनसैचुरेटेड आगे जाके दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, मोनो सिंगल डबल बॉन्ड होगा, पॉली बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब एक एक सिंगल बॉन्ड हो, बस, और कुछ नहीं। डबल बॉन्ड कब बनता है वैसे बताना, जब आपको इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। ठीक है ना, हाँ हाँ, पता है मेरे को। ठीक है, तो हम चलो कल कर लेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, कल ही करते हैं इसको फिर हम। तो वी विल डील विद दिस फैटी एसिड्स फ्रॉम टुमारो एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस
विटामिन्स एंड स्मॉल बिट ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना, इथीन, ठीक है ना, यू नो दिस। गुड। तो कल हम डाइजेशन को भी खत्म कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली खत्म करेंगे कल, थोड़ा लंबा क्लास चलेगी, तो प्लीज बी रेडी। कल मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे ले पाऊं, 10:30 तक क्लास तो चलेगी चलेगी, ठीक है। तो प्लीज उस हिसाब से चलना हो, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट। थैंक यू। बाय बाय।